सभी भाइयों को नमस्कार। भवनों या अचल संपत्ति को किराए पर देना एवं किराए पर देने या संपत्ति को किराएदार से खाली कराने के संबंध में दीवानी अदालत में काफ़ी विवाद पेंडिंग चल रहे हैं, परंतु इस प्रकार के विवाद सेल्स टैक्स एक्ट या वैट अधिनियम के क्षेत्राधिकार के बाहर थे। जीएसटी एक्ट लागू होने के बाद पहली बार इस संबंध में कर देयता निर्धारित करने का बिंदु सामने आया। इस संबंध में विचार करने हेतु मुख्य रूप से दो बिंदु आते हैं। नंबर 1, अचल संपत्ति पर लिए जाने वाले किराए पर टैक्स का बिंदु, तथा नंबर 2, अचल संपत्ति को किराए पर लेते समय या किराए पर देते समय संपत्ति को खाली कराने के समय किसी भी प्रीमियम या पगड़ी लेने या देने के संबंध में टैक्स का बिंदु। वैसे तो पगड़ी लेना या पगड़ी देना दोनों ही अवैध हैं, परंतु कुछ राज्यों में यह एक मान्य एवं वैध प्रथा है। अतः इस पगड़ी के संबंध में जीएसटी एक्ट के बिंदु से विचार करना आवश्यक है। मेरे द्वारा इस बिंदु पर जीएसटी एक्ट के संबंध में कुछ विचार प्रकट किए गए हैं। आशा है कि आप सभी को मेरे विचार पसंद आएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा सुने ताकि मेरे द्वारा प्रयास किए गए प्रयासों को ठीक से सुना जा सके, तथा यदि मेरे विचारों में कोई गलती प्रकट हो या आपका कोई सुझाव हो तो मुझे उस गलती या उस सुझाव से 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी अवश्य क्लिक कर दें ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तथा इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि मुझे और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए कृपया इस ब्लॉग का अवलोकन करने का कष्ट करें। जब एक संपत्ति किराए पर दी जाती है तो संपत्ति का स्वामित्व तो संपत्ति के स्वामी के पास ही रहता है, परंतु संपत्ति का भौतिक कब्जा किराएदार के पास रहता है। किराएदार वह व्यक्ति होता है जो संपत्ति का मासिक किराया देकर उस संपत्ति पर भौतिक कब्जा रखता है, और जो व्यक्ति उस संपत्ति को किराए पर देता है वह संपत्ति का स्वामी कहलाता है। किराए पर संपत्ति एक एग्रीमेंट के तहत दी जाती है और यह एग्रीमेंट किराएदार एवं मालिक के बीच बाध्यकारी दस्तावेज होता है, क्योंकि किराएदारी एग्रीमेंट में किराएदारी के नियम एवं शर्तों का उल्लेख रहता है। क्योंकि किराएदार या मालिक दोनों के लिए इस एग्रीमेंट में कुछ अधिकार एवं कुछ कर्तव्य एवं किराएदारी से संबंधित कुछ बिंदुओं का उल्लेख रहता है। क्योंकि किराएदार के पास उस संपत्ति का भौतिक कब्जा रहता है, इसलिए उसके पास उस संपत्ति में कुछ अधिकार आ जाते हैं, तथा किराएदार के ये अधिकार संपत्ति के स्वामी के अधिकारों पर एक राइडर का काम करते हैं। जब इस प्रकार के अधिकारों को मुआवजे के बदले में ट्रांसफर किया जाता है तो इस मुआवजे को पगड़ी का रूप माना जाता है। किराएदारी प्रीमियम के विरुद्ध किराएदारी अधिकारों का ट्रांसफर को पगड़ी प्रणाली माना जाता है। यह पगड़ी प्रणाली कुछ राज्यों में प्रचलित है। इस प्रणाली में किराएदार कुछ प्रीमियम का भुगतान करके उस संपत्ति में किराएदारी का अधिकार प्राप्त करता है। जब तक वह किराएदार संपत्ति पर कब्जा रखता है वह संपत्ति के मालिक को समय समय पर किराए का भुगतान करता रहता है। इस प्रकार के मामले में एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार प्रीमियम का कुछ प्रतिशत संपत्ति के स्वामी के साथ साझा करना पड़ता है। ऑल्टरनेटिवली मकान मालिक संपत्ति को खाली कराने के लिए प्रचलित किराएदारी प्रीमियम का भुगतान करता है। महाराष्ट्र राज्य में ऐसी संपत्तियों का नियंत्रण महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 द्वारा होता है। अब हम टेनेंसी प्रीमियम अर्थात पगड़ी के संबंध में विचार करेंगे।
संपत्ति में रहने के अधिकार के अलावा संपत्ति के स्वामी द्वारा किराएदार को अपने किराएदारी के अधिकार को किसी तीसरे पक्ष को बेचने का अधिकार दे सकता है। इसे भारत के कुछ हिस्सों में पगड़ी के रूप में माना गया है। इसे सरल भाषा में इस प्रकार समझाया जा सकता है, माने कि मिस्टर एक्स से किराए पर घर लेकर रहता है। इसमें मिस्टर ए किराएदार है तथा मिस्टर एक्स संपत्ति का स्वामी है। मिस्टर ए को मिस्टर एक्स की संपत्ति में रहने का अधिकार एवं उस अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का अधिकार टेनेंसी एग्रीमेंट के अनुसार मिलता है। मिस्टर ए को मिलने वाले इस अधिकार को टेनेंसी राइट कहते हैं। उसके द्वारा इस टेनेंसी राइट को पाने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। इस धनराशि ₹1 लाख को टेनेंसी प्रीमियम कहते हैं। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि संपत्ति के मालिक द्वारा किराएदार को कुछ राशि का भुगतान करके उस संपत्ति को समय से पहले छोड़ने के लिए उनके बीच सहमति टेनेंसी एग्रीमेंट के समय हुई थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए मिस्टर ए संपत्ति का मालिक है तथा मिस्टर बी मिस्टर ए से वह संपत्ति किराए पर लेकर रहता है। मिस्टर बी किराए के रूप में मिस्टर ए को 10,000 रुपये प्रति माह मासिक भुगतान करता है। इसके अलावा मिस्टर बी द्वारा मिस्टर ए को उसकी संपत्ति में आंशिक अधिकार पाने के लिए ₹1 लाख का भुगतान भी किया जाता है। यह 1 लाख रुपए का भुगतान टेनेंसी प्रीमियम कहलाता है। उदाहरण नंबर 2, मान लीजिए मिस्टर एक्स किसी संपत्ति का मालिक है तथा मिस्टर वाई द्वारा उस संपत्ति को 10,000 रुपये मासिक किराए पर लिया जाता है। समझौता समाप्त होने से पहले ही मिस्टर एक्स द्वारा 1 लाख रुपए का भुगतान मिस्टर वाई को किया जाता है ताकि मिस्टर वाई संपत्ति को खाली कर दे। यह 1 लाख रुपए का भुगतान टेनेंसी प्रीमियम कहलाता है। अब हम टेनेंसी प्रीमियम के संबंध में जीएसटी के प्रावधानों की व्याख्या करेंगे। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 के अनुसार सबसेक्शन 2 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सभी प्रकार की सर्विस की इंट्रा स्टेट सप्लाई पर सीजीएसटी लगाया जाएगा। सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 के अनुसार एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स क्लॉज ए गुड्स या सर्विस या दोनों की सभी प्रकार की सप्लाई जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के बदले व्यापार के सामान्य क्रम में या उसे आगे बढ़ाने के लिए की गई सप्लाई। क्लॉज बी किसी प्रतिफल के बदले इंपोर्ट ऑफ सर्विस, चाहे वह व्यापार के सामान्य क्रम में हो या उसे आगे बढ़ाने के लिए हो या नहीं। क्लॉज सी वे गतिविधियां जो शेड्यूल फर्स्ट में दी गई हैं और उन्हें बिना किसी प्रतिफल के बदले में किए जाने के लिए सहमत होना। क्लॉज डी वे गतिविधियां जो शेड्यूल सेकंड में दी गई हैं और उन्हें किया जाना गुड्स या सर्विस की सप्लाई माना जाएगा। इस प्रकार जैसा कि ऊपर सेक्शन 7 में वर्णित है कि शेड्यूल सेकंड में संपत्ति को लीज या किराए पर देने को विशेष रूप से सर्विस घोषित किया गया है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से है। शेड्यूल सेकंड की क्लॉज 2 का पार्ट ए एनी लीज टेनेंसी ईजमेंट लाइसेंस टू ऑक्युपाई लैंड इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लॉज बी एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग including commercial, industrial, residential complex for business or commerce either wholly or partly is a supply of service। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सर्कुलर नंबर 44/2018 डेटेड 2 मई 2018 भी जारी किया गया। इस सर्कुलर के द्वारा कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। वह स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से है। नंबर 1, आने वाले किराएदार के लिए किराएदारी प्रीमियम के बदले किराएदारी अधिकारों के ट्रांसफर पर क्या जीएसटी लागू होगा, जबकि प्रीमियम पर स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लगाए जाते हैं। नंबर 2,
इसके आगे किराएदारी अधिकारों के ट्रांसफर के मामले में इस प्रकार के ट्रांसफर के लिए कंसिडरेशन का एक हिस्सा आउटगोइंग टेनेंट पर भी के लिए भी होता है। क्या ऐसी सप्लाई पर जीएसटी लागू होगा? इन बिंदुओं पर निम्न प्रकार स्पष्टीकरण दिया गया। किराएदारी प्रीमियम के खिलाफ किराएदारी अधिकारों का ट्रांसफर पगड़ी कहलाता है और यह प्रणाली कुछ राज्यों में प्रचलित है। इस प्रकार की प्रणाली में किराएदार प्रीमियम के बदले में किराएदार का अधिकार प्राप्त करता है। लैंडलॉर्ड इस संपत्ति का मालिक हो सकता है, लेकिन इसका कब्जा किराएदार के पास रहता है। जब तक वह किराएदार संपत्ति पर कब्जा रखता है, उस किराएदार को समय समय पर मालिक को किराए का भुगतान करना होता है। किराएदार के पास आमतौर पर उक्त संपत्ति के किराएदारी अधिकार को बेचने का भी अधिकार होता है और ऐसी स्थिति में टेनेंसी एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार उस संपत्ति के स्वामी को सेल प्रोसीड में कुछ प्रतिशत साझा करना होता है तथा वैकल्पिक रूप में संपत्ति का मालिक संपत्ति को खाली करने के लिए प्रचलित किराएदारी प्रीमियम का भुगतान करता है। यह विवाद इस संबंध में रेलेवेंट नहीं है कि ऐसे किराएदारी अधिकारों को ट्रांसफर करने हेतु स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने होते हैं और इस तरह के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, महज इसलिए कि ट्रांजैक्शन या सप्लाई में एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट शामिल होता है और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड स्टैंप ड्यूटी का भुगतान करना होता है। उन्हें सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस के दायरे से तथा पेमेंट ऑफ जीएसटी के दायरे से बाहर रखना उचित नहीं है। किराएदारी के अधिकार के ट्रांसफर को भूमि या भवन की बिक्री के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस में ना तो सामानों की बिक्री की जाती है और ना ही शेड्यूल्ड थर्ड के अंतर्गत सप्लाई ऑफ सर्विस की जाती है। इसलिए इस प्रकार के समव्यवहार पर जीएसटी आकर्षित होगा तथा धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर सप्लाई ऑफ सर्विस के रूप में इंट्रा स्टेट सप्लाई पर निर्धारित दर से जीएसटी आरोपित होगा। अब हम टेनेंसी प्रीमियम अर्थात पगड़ी पर कर दायित्व पर विचार करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स के सीरियल नंबर 12 के अनुसार किसी आवासीय स्थल को निवास स्थल के रूप में उपयोग करने के लिए किराए पर लेना करमुक्त है। इसी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के सीरियल नंबर 13 के अनुसार धार्मिक स्थलों के आसपास के स्थान आम जनता को किराए पर किसी ऐसी संस्था द्वारा दिया जाना जो आयकर अधिनियम के सेक्शन 12AA के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, करमुक्त है। परंतु ये प्राविधान निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होंगे। क्लॉज ए, उन कमरों को किराए पर देना जिनका किराया 1000 रुपये प्रतिदिन या उससे अधिक है। क्लॉज बी, परिसर या सामुदायिक हॉल या खुले क्षेत्र का किराया जो 10,000 रुपये प्रतिदिन या उससे अधिक है। तथा क्लॉज सी, व्यापार या वाणिज्य के लिए दुकानों या अन्य स्थानों पर किराया लेना जहां चार्जेज प्रति माह 10,000 रुपये या उससे अधिक है। किसी भी अन्य प्रकार की लीज या बिजनेस पर्पस के लिए अचल संपत्ति किराए पर देने पर 18% की दर से कर आरोपित किया जाएगा। अब यहाँ कॉमर्शियल रेंट के संबंध में कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। किसी संपत्ति के किराए पर जीएसटी लगेगा या नहीं, संपत्ति की प्रकृति पर नहीं बल्कि उस उद्देश्य से तय की जाती है जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है। माना कि आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी कोई संपत्ति चेन्नई में स्थित है और यह संपत्ति एक लिस्टेड कंपनी को गेस्ट हाउस के रूप में उपयोग हेतु किराए पर दी जाती है, तो इस तरह के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी आरोपित किया जाएगा। यदि किराए से आय 20 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, क्योंकि इस केस में घर का उपयोग गेस्ट हाउस के रूप में, जो कि एक कॉमर्शियल यूज है,
कॉमर्शियल रेंट के संबंध में प्लेस ऑफ सप्लाई का भी बहुत महत्व है। उपरोक्त मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जीएसटी के उद्देश्य के लिए अचल संपत्ति का स्थान ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, भले ही आप दिल्ली में रहते हों। लेकिन जीएसटी के उद्देश्य के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वही होगा जहां संपत्ति स्थित है। क्योंकि संपत्ति चेन्नई में स्थित है और चेन्नई तमिलनाडु राज्य में स्थित है, अतः जीएसटी प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु होगा। यदि किराए से प्राप्त धनराशि 20 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, तब यह धनराशि जीएसटी से करमुक्त होगी। इसे इस प्रकार भी दोहराया जा सकता है कि यह टैक्स लायबिलिटी निर्धारित करने के लिए संपत्ति की प्रकृति नहीं, बल्कि संपत्ति का उपयोग एवं प्लेस ऑफ सप्लाई देखना अत्यंत आवश्यक है। अब इस संबंध में यह भी विचार करना आवश्यक है कि क्या रेंटल पर देय जीएसटी की आईटीसी क्लेम की जा सकती है? इसका उत्तर यह है कि किराए पर जीएसटी का भुगतान करने वाला व्यक्ति बिजनेस प्रीमिसेस के किराए पर दिए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है। आइए अब इस बिंदु पर एडवांस रूलिंग के संबंध में भी एक निगाह डालते हैं। मैसर्स शंकर लाल भैंसाली के बाद में दिनांक 22 मई 2018 को निम्न ऑर्डर दिया गया। प्रश्न यह था कि क्या संपत्ति के मालिक या डेवलपर द्वारा मुझे पुराने किराएदार को दिए जाने वाले कंपनसेशन एवं ऑल्टरनेट एकोमोडेशन पर जीएसटी देय होगा? एडवांस रूलिंग में उत्तर दिया गया कि हाँ, उसके द्वारा प्राप्त ऑल्टरनेट एकोमोडेशन हेतु कंपनसेशन पर जीएसटी देय होगा। दूसरा प्रश्न यह किया गया कि क्या संपत्ति के मालिक या डेवलपर द्वारा मुझ पुराने भवन के किराएदार को दिए जाने वाले ऑल्टरनेट एकोमोडेशन के कब्जे में देरी के लिए कंपनसेशन की धनराशि पर जीएसटी देय होगा? एडवांस अथॉरिटी द्वारा इसका भी उत्तर हाँ में दिया गया। उनके द्वारा प्राप्त किए गए परिसर के कब्जे में देरी के लिए ऑल्टरनेट एकोमोडेशन के कब्जे में देरी के लिए डैमेजेस की धनराशि पर जीएसटी देय होगा। इस तरह के अनेक वादों का दृष्टांत यहाँ दिए जा सकते हैं, परंतु यह वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए, इसलिए यहाँ विराम देना आवश्यक है। अंत में मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप द्वारा अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब करने के बाद अपने जानकारों में शेयर भी कर दें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।